नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में विपक्षी दलों की एकता की, जिसके संयोजक थे नीतीश कुमार और जिसमें करीब 15 विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए, जिसमें राहुल गांधी और खड़गे भी शामिल थे, हेमंत सोरेन शामिल थे, झारखंड के मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव भी शामिल थे। ये सब नेता शामिल हुए थे कि भाजपा को अगले लोकसभा चुनाव में कैसे दिल्ली की गद्दी से हटाया जाए, और इसके लिए मुख्य रूप से नीतीश कुमार ही इस पूरे जलसे के केंद्र बिंदु बने हुए थे। और इसके कुछ निहितार्थ हैं, इसके कुछ 6-7 पॉइंट में मैं बताना चाहूँगा कि इसके मायने क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है कि नीतीश कुमार ने इस बैठक को खींच करके पटना में लाया, बिहार में लाया, और ये स्थापित किया कि बिहार से ही इसकी अगुवाई होगी। और इसकी एक प्रतीकात्मक इसका महत्व ये भी है कि बिहार से ही सन 1977 में जो इमरजेंसी के खिलाफ जो बिगुल फूकी गई थी 75 में, और 77 में इसकी परिणति इंदिरा गांधी के सत्ता से हटने में हुई थी, वो भी बिहार ही उसका केंद्र बिंदु था और जयप्रकाश नारायण उसके नायक थे। तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उस खांचे में खुद को फिट करना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए, ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसका स्वरूप लगभग उसी प्रकार का तानाशाही जैसा है जैसा कि इंदिरा गांधी की सरकार का सन 1975 में था, और आपातकाल लगा था। और बार बार विपक्षी नेता घोषित आपातकाल की बात भी करते हैं। तो कुल मिला के नीतीश कुमार ने उसको ये स्थापित किया है कि उससे बिहार से उसकी शुरुआत होनी चाहिए। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि खास करके कर्नाटक में चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस का मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ था। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, राजस्थान में भी है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि कुछ जगहों पर उसे और भी जीत मिल सकती है। तो ऐसे में विपक्षी एकता की केंद्र बिंदु कांग्रेस ना बने, इसके लिए बहुत सारे नेता प्रयासरत थे, जिसमें नीतीश कुमार तो एक बिंदु भर हैं। दरअसल ये खतरा सिर्फ नीतीश कुमार के लिए नहीं था कि कांग्रेस के मजबूत होने से सेकुलर वोटों में बंटवारा हो जाएगा। ये खतरा अखिलेश यादव को भी उतना ही है, ये खतरा ममता बनर्जी को भी उतना ही है, ये शरद पवार को भी उतना ही है। हर एक दल ये चाहता है कांग्रेस का ग्रोथ तो हो, लेकिन एक सीमा से ज़्यादा न हो, ताकि वो पूरे इस तीसरे कथित दूसरे या तीसरे मोर्चे की केंद्र बिंदु ना बन जाए। तो पटना में इसकी बैठक करवाना इसलिए महत्वपूर्ण था और इसकी अपनी एक अहमियत है। पॉइंट नंबर 1 तो ये हुआ कि नीतीश कुमार ने इस बैठक को पटना में आयोजित करवा लिया। नंबर 2 ये था कि कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि शुरू में कि उसके बड़े नेता इसमें शामिल हों। ये संकेत दिए जा रहे थे कि राहुल गांधी या खड़गे इसमें शामिल नहीं होंगे, कोई और नेता जयराम रमेश या कोई और शामिल हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनको मजबूर किया कि वो पटना आएँ। हालांकि बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी या खड़गे बहुत इच्छुक नहीं थे इसमें बात करने के लिए, लेकिन फिर भी वे यहाँ आए। लेकिन कांग्रेस ने संभवतः एक दांव चला कि अगली बैठक एक ऐसे शहर में हो जो कांग्रेस शासित प्रदेश का हिस्सा हो। अगली बैठक इसलिए तय किया गया कि वो शिमला में हो। लेकिन मेरा अनुमान ये है और आकलन ये है कि कांग्रेस ने ये कहा होगा कि इसकी बैठक बेंगलोर में हो, जो प्रतीकात्मक रूप से कांग्रेस के लिए बड़ा शहर है। उस प्रदेश में हाल ही में सत्ता में जीत के आई है कांग्रेस, लेकिन उस पर सर्वानुमति नहीं बनी होगी। फिर एक गर्मी के महीने में ठंडा और शीतलता से भरपूर शहर शिमला को चुना गया होगा, और कांग्रेस शासित प्रदेश का वो भी एक शहर है। तो अगली बैठक इसकी जो है वो शिमला में होगी। इसका तीसरा महत्व जो मुझे लग रहा है वो ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर एकता की जो भावना है वो की मांग जो नीतीश कुमार और अन्य जो कथित तीसरे मोर्चे के घटक दल हैं वो कह रहे हैं, उससे ज़्यादा एकता की जो इच्छा है और जो ज़रूरत है वो नीतीश कुमार को खुद बिहार में है। क्योंकि उन्हें पता है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दल एक होकर लड़ें या न लड़ें, अभी तो उन्होंने घोषणा की है कि वो लड़ेंगे, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत बिहार में जेडीयू को है। क्योंकि अगर वहाँ पे इस तरह का कोई गठबंधन नहीं होता है तो नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव दबाव डाल देंगे, और अगर तेजस्वी ने ऐन वक्त पे ये कहा कि हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जेडीयू वहाँ मुश्किल से एक भी सीट नहीं जीत पाएगी। और ये नीतीश कुमार जानते हैं कि इसके लिए वो विपक्षी एका की जरूरत राष्ट्रीय स्तर से ज़्यादा बिहार में कहीं उनको है। क्योंकि हाल ही में बीजेपी ने उनके पुराने सहयोगी जीतन राम मांझी को तोड़ दिया है और वो एनडीए के पार्ट बन गए हैं। तो बिहार के कई राजनीतिक दल मसलन चिराग पासवान अभी भी प्रो बीजेपी है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के लिए ये जरूरी था। एक मायने ये भी है कि इस बैठक में जिस तरह से नीतीश कुमार नेताओं को कह रहे थे कि आप भी बोलिए, उकसा रहे थे, एक प्रकार से प्रवोक कर रहे थे, वैसा लग रहा था कि इस बैठक में
वो नेता खुल के कुछ कहने के इच्छा नहीं रख रहे थे। मसलन कि अखिलेश यादव ने बहुत कम बोला, हेमंत सोरेन कई बार बोलने पर उठे, फिर बोलने के लिए राजी हुए। लालू यादव ने बोला, फिर उन्होंने बात को हल्का करते हुए राहुल गांधी की शादी की तरफ मोड़ दिया बात को। उससे माहौल थोड़ा सा अनौपचारिक हो गया। एक राजनेता की मैन्यूवरिंग भी हो सकती है, लेकिन उस तरह वहाँ पे जो बैठक हो रही थी उससे कहीं नहीं लग रहा था कि एक गंभीर परिचर्चा और यह गंभीर मंथन वाली मीटिंग है, जो कि वाकई में भारत की सत्ता से, केंद्र की सत्ता से भाजपा की सरकार को हटाने के लिए आहूत की गई है। तो कुल मिलाकर ये दाव आज का इस महीने में नीतीश कुमार का हम आधा सफल मान सकते हैं कि उन्होंने पटना में इस बैठक को आयोजित करवा लिया। भले ही इसमें बड़े बड़े राजनीतिक दल शामिल नहीं हुए, जैसे उड़ीसा के बीजेडी या टीडीपी या इस तरह के कई राजनीतिक दल इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन फिर भी इस बैठक के कुछ ये टेक अवेज हैं जो कि हमें बताते हैं कि इसके आगे की रूपरेखा क्या होगी। तो मुझे लगता है कि ये बैठक बहुत ही अनिच्छा से और बेमन से की गई थी, और इसके निहितार्थ आने वाले दिनों में अगली बैठक में ही पता लग पाएगा कि इसके क्या अर्थ निकलते हैं। तो इस वीडियो में आज इतना ही। आज हमने चर्चा की जेडीयू के नेता केंद्रित इस बैठक की पटना में, जिसे उन्होंने विपक्षी दलों के साथ आहूत किया था। आगे हम देखेंगे कि आगे क्या क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम फिर किसी नए वीडियो में आएंगे और फिर आपसे अगली बार किसी अन्य विषय पर बात करेंगे। थैंक यू।